गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या है। ठीक है ना। ये एक टाइप का स्पेशल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इसको स्पेशल इफेक्ट ऑफ फोर्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉर्क होता क्या है। स्टार्ट करते हैं टॉर्क के बारे में कि टॉर्क होता क्या है। सिंपल, दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कैसे? अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक नीचे की तरफ, एक यहां पे ऊपर की तरफ। दोनों को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। देखिएगा, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है चार्ज प्लस क्यू के द्वारा, और ये फोर्स है चार्ज माइनस क्यू के द्वारा। चार्ज के टर्म में फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ए। तो दो फोर्सेज हैं, एक प्लस फोर्स है और एक कितना है, एक माइनस F है, माइनस QE है। इसका सेंटर मान लेते हैं हम O, इससे इसके बीच का डिस्टेंस A मान लेते हैं और इससे इसके बीच का डिस्टेंस A मान लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2A हो। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें इस कंडीशन में, दो इक्वल फोर्स तो हैं, जैसे F1 मान ले, F2 मान ले, तो F1 इक्वल है F2 के, टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेज हैं। ये प्लस फोर्स है तो ये कितना है, माइनस फोर्स है। फोर्स 1 प्लस क्यू चार्ज के द्वारा है और फोर्स 2 जो है वो माइनस क्यू चार्ज के द्वारा है। ठीक है ना। ये तो पता होगा कि फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है चार्ज के टर्म में, जहां पर क्यू जो होगा वो चार्ज होगा और ई पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट, पर समझिए कि होता क्या है, ये टॉर्क होता क्या है। टॉर्क पहले पता करने के लिए कि होता क्या है, एक फॉर्मूला जान लेते हैं कि यहां पर अगर हम एक मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स, किसी एक फोर्स को मान लेते हैं, तो F1 को मान लिए हम, यहां पर लिख दिए F इनटू, चूंकि F1 F2 के बराबर तो है बट साइन केवल अपोजिट है, एक का पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे का क्या है, निगेटिव चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एक फोर्स यहां पे है और एक फोर्स यहां पे है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स और ये फोर्स, इसको अगर थोड़ा सा हम ऊपर कर दें, इसको अगर हम थोड़ा सा डॉटेड लाइन से नीचे मिला दें, तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 2A हो गया। तो F इंटू कितना हो गया, 2A हो गया। अब देखिए, F इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू 2A। F इक्वल टू मैंने लिखा है Q इंटू E, तो Q इंटू E इंटू 2A। अब Q इंटू 2A इंटू E लिख दिया हमने। आपको पता होगा कि Q इंटू 2A जो होगा वो किसके बराबर होता है, याद कीजिए, डाइपोल के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू E। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आ गया किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आ गया, और इसी को हम टॉर्क कहेंगे। यही इफेक्ट जो है P इंटू E, इसी को क्या कहेंगे हम, टॉर्क नाम दिया जाएगा। इसको टॉर्क कहा जाता है। आई बात समझ में। P और E का, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया गया वही क्या हो गया, टॉर्क हो गया। अब टॉर्क के फील को समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिए हुए हों, दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस दिए हुए हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका साइन क्या है, डिफरेंट है।
जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिए हुए हों, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने का मतलब देखिए कि मान लीजिए कि एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है। लेकिन एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, दो कंडीशन है, एक जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, और एक जो है जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। एक लाइन ऑफ एक्शन यहां पर सेम है, एक लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक फोर्स था, एक फोर्स यहां पे था, एक फोर्स इसी पर रहता, ये F1 होता, ये F2 होता, तो लाइन ऑफ एक्शन इस कंडीशन में क्या होता है, सेम होते हैं। लेकिन यहां पर सेम नहीं है, एक फोर्स इधर की तरफ है और एक फोर्स इधर की तरफ है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है। तो जब दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं हो, जब फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो, देखिए टॉर्क के बारे में, when two equal and opposite forces are given but line of action are not same, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट होना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं और इस पर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है। तो ये फोर्स जो डाउनवर्ड है इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा और ये फोर्स जो है इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर सेंटर पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा ना शुरू। ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पे क्या होगा, ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो when two line of action, when two equal and opposite forces are given but line of action are not same, then object start to rotate। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करता है, लेकिन जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, दोनों फोर्सेस इक्वल हो, तो ऑब्जेक्ट रोटेट होने शुरू हो जाते हैं। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तब उनमें लीनियर मोशन आता है। जैसे लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो, सपोज कीजिए कि एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, तो इसमें लीनियर मोशन आएगा। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। लेकिन जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट हो, जैसे एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा हो, एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा हो, एक यहां पर कोई स्टिक है या कोई भी चीज है, एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहे हो, एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहे हो, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा और ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होते हैं तो कौन सा मोशन क्रिएट होता है, लीनियर मोशन क्रिएट होता है। लेकिन जब लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट होते हैं तब कौन सा मोशन क्रिएट होता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। और रोटेशनल मोशन फोर्स के जिस इफेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है उसी इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। यानी कि ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन, सिंपल मैंने पहले ही लिखा है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को, एक लीनियर इफेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट मूव कराने की कोशिश करेगा। और एक कंडीशन होता है जहां पे फोर्स, दो फोर्सेज अप्लाई हो करके, यानी कि हमेशा कपल में फोर्स, एक यहां पे फोर्स अप्लाई होंगे, एक यहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमेशा क्या है, कपल में है। तो ये जो फोर्स कपल में क्रिएट हो रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, तो फोर्स के इसी इफेक्ट को, जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम टॉर्क कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि when two equal and opposite forces are given but line of force of action are not same, then object start to rotate. This special effect of force is called torque. उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, हम टॉर्क कहेंगे। तो फिलहाल तो इतना समझ लीजिए, फिर इसको और हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं और अच्छे तरीके से। फिलहाल जान लीजिए कि टॉर्क क्या है। तो टॉर्क क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बस इतना ही डेफिनेशन अभी जानिए कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट क्यों होता है, तो जब दो अपोजिट फोर्सेस पेयर में किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, दो अपोजिट फोर्सेस
पेयर में किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पे रोटेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन शुरू हो जाता है। तो फोर्स के इसी इफेक्ट को, जिससे ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन शुरू होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहा जाता है, उसको टॉर्क कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, हम टॉर्क कहते हैं। मिटाया बच्चों इसे। देखिए नेक्स्ट अभी और इसको डील करते हैं। ये अच्छा इसका तो मिलेगा ही, आगे चलते हैं। देखिए बाबू, सिंपल हम डेफिनेशन जाने अभी कि दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, टॉर्क कहते हैं। अभी हम टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को ऐसे डिनोट करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अभी हम जाने हैं, P क्रॉस E। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, P फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सिंपल कि व्हेन टू इक्वल एंड opposite forces are given and if line of action of these forces are not equal, then object start to rotate around its center. This effect of force is called torque. This effect of force is called torque. एक चीज और इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इन टॉर्क फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट बट ऑलवेज इन पेयर। लेकिन हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। एक सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन क्रिएट नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक सिंगल फोर्स दे रहे हैं, यहां पे सिंगल फोर्स दे रहे हैं, इसने एक लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन दो फोर्सेज हो, एक ऊपर एक नीचे, तो एक ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि टू फोर्सेज जो कपल में होते हैं वो ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं, और फोर्स के जिस इफेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि when two equal and opposite forces are given and if line of action of these forces are not equal, जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए कि एक फोर्स यहां पे है ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो दो फोर्सेज हैं, यहां पर F1 है, F2 है। दोनों F1 जो है F2 के इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इक्वल नहीं है। अगर एक ही पाथ पे दोनों रहता, जैसे एक यहां पे रहता, एक यहां पे रहता, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन प्रोवाइड होता, ठीक है ना। लेकिन जब फोर्सेस पेयर में हो, ठीक है ना, दोनों अपोजिट हो और किसी डाइपोल के दो पॉइंट पे लग रहे हो, डाइपोल जैसे मान लीजिए यहां पर -q चार्ज हो, यहां पे +q चार्ज हो, तो एक डाइपोल हो गया। सेंटर को O मान लीजिए, इसको A और टोटल कितना हो गया, 2A हो गया।
ठीक है ना। तो दो फोर्सेज हूं, एक दोनों फोर्सेज किसी भी डाइपोल के दो पॉइंट पे लग रहे हों, एक पॉजिटिव पॉइंट पे एक निगेटिव पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो फोर्स के जिस इफेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन आता है, ये रोटेट होना शुरू होगा जिस मोशन के द्वारा या जिस फोर्स के इफेक्ट के द्वारा इसमें रोटेशनल मोशन आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, टॉर्क कहेंगे। उसका नाम क्या दिया जाएगा, टॉर्क नाम दिया जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा कि टॉर्क क्या है, अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फार्मूला डेरिवेशन का तरीका जानते हैं। देखिए बच्चों, मान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां देखिए, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर हमने एक डाइपोल ले लिया, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, डाइपोल एक ले लिया हमने। एक का चार्ज माइनस क्यू, दूसरे का चार्ज प्लस क्यू, ठीक है ना। तो प्लस क्यू के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो इसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। और इसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होंगे, ये माइनस क्यू चार्ज था, वो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर, यानी कि F यहां पर जो होगा माइनस क्यू ई होगा। दो फोर्सेज हैं, एक F इजकल टू प्लस क्यू ई, यहां पर F इजकल टू माइनस क्यू ई। याद रखिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, और निगेटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स जनरेट होगा या क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, यानी कि उल्टा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे दूर ये जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, मान गए कि यहां पर दो फोर्सेज हैं, एक प्लस क्यू ई है, एक माइनस क्यू है। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। ये यहां है, एक यहां पे है, ऐसे है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। तो क्या होगा, ये इसको इधर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये इधर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पे, मान के इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये फोर्स नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, ये फोर्स ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पे क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक फोर्स है, ये प्लस है, इसको नीचे की तरफ धक्का दिया, ये माइनस इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया, ठीक है। ये नीचे की तरफ पुश किया, इसको ये ऊपर की तरफ पुश किया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने सेंटर पर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो फोर्स के जिस इफेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट में रोटेशन आया उसी को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, उसको टॉर्क कहते हैं। तो मान गए इस लेंथ को हम a मान लेते हैं और इस लेंथ को हम a मान लिए। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक टोटल लेंथ 2a हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो सेंटर से, ये सेंटर से मान लीजिए ये डिस्टेंस आया यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस होंगे यही दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके लिए ये हो गया और इसके लिए यहां पर ये हो गया, ये माइनस क्यू के द्वारा हो गया ये वाला, ये तो इसका है, और ये यहां पर हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और यहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अगर नेट फोर्स निकाले हम, या ऐसे समझिए कि फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई हो जाएगा। अब देखिए, अब फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई हो जाएगा। अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें, नेट फोर्स, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 हो गया माइनस क्यू ई और F2 हो गया प्लस क्यू ई, कैंसिल, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स, इसको ट्रांसलेटिंग फोर्स कहेंगे, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ट्रांसलेटिंग फोर्स, ठीक है।
ट्रांसलेटिंग फोर्स जैसे ही जीरो होगा, यानी कि लीनियर ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन जब नहीं हो पाएगा तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पे रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो फोर्स के जिस इफेक्ट के द्वारा अपने सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू होता है उसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको टॉर्क कहा जाता है, उसको टॉर्क कहा जाता है। मान के फैन में रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फैन के अगर दो ब्लेड हो तो फैन में जो जिस फोर्स के द्वारा फैन में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे, हम टॉर्क कहेंगे। उसको क्या नाम दिया जाएगा, टॉर्क नाम दिया जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो हो जाए तब उस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो जाता है अराउंड इट्स सेंटर या एट इट्स सेंटर, अपने सेंटर को रोटेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला देखिए है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, जिसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बच्चों, मान गए यहां पर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली यहां पर अगर थीटा एंगल बनाता है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कीजिए इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फिगर ये वाला ट्रायंगल अगर बाहर निकाले हम तो ट्रायंगल कुछ इस टाइप का हो गया, ये थीटा, ये x और ये कितना है, a है, तो a b c। इस फिगर में अगर साइन थीटा निकालें तब फॉर्मूला होता है p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर कितना है, यहां लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनस कितना है, a है। तो अगर डिस्टेंस निकाले x तो कितना हो जाएगा, a sin थीटा हो गया। यानी कि ये वाला जो x है वो कितना आ गया हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया कि x इज इक्वल टू a sin थीटा हो गया। अब अगर हम इसका टॉर्क निकालें, इसका टॉर्क निकालते हैं प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है ना। तो टॉर्क T1 इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है यहां पर, QE है, फोर्स है QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को x मान लिए। तो QE इनटू x कितना है, QE इनटू अब यहां पर कर दिए x कितना है, तो x है a sin थीटा। तो टॉर्क T1 निकल गया। उसी तरह टॉर्क T2 निकालें तो टॉर्क T2 में कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो फिर ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ये भी डिस्टेंस होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा हो गया। तो टॉर्क 2 निकालें इस चार्ज के द्वारा तो लिख सकते हैं हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर फोर्स का फोर्स, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि x यानी कि a sin थीटा। तो यहां पर कितना हो गया, a sin थीटा हो गया। तो फोर्स इनटू कितना हो गया, ये फोर्स का वैल्यू रखते हैं, फोर्स इक्वल टू q इनटू e इनटू a sin थीटा हो गया। अब अगर फाइनल टॉर्क निकालें, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क 1 अब प्लस टॉर्क 2, तो टॉर्क 1 कितना है, QE इनटू a sin थीटा प्लस टॉर्क 2 कितना है, टॉर्क 2 है QE इनटू a sin थीटा। तो QE इंटू a sin थीटा और QE इंटू a sin थीटा कितना आ जाएगा, ये 2QE इंटू a sin थीटा आ जाएगा। अब 2Q और a को एक साथ कर देते हैं तो 2Q इंटू a इंटू कितना हो गया, e sin थीटा हो गया। तो 2Q यानी कि p इंटू e और यहां पर कितना p इंटू e sin थीटा यानी कि p क्रॉस e हो गया। ये कितना आ गया, टॉर्क का वैल्यू आ गया। आपको पता है कि P इंटू ई इक्वल टू होता है PE sin थीटा, A इंटू बी इक्वल टू AB sin थीटा होता है। तो P इंटू ई sin थीटा के बदले में लिख सकते हैं P इंटू ई, ठीक है ना, सिंपल में लिख सकते हैं। तो आ गया यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी फॉर्मूला आ गया। इसके पहले भी मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है, इसी का टॉर्क का ही तो यही फॉर्मूला आया है। एक और तरीका मैं बताऊंगा जहां का फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा तो फिर भी उसका उतना ही वैल्यू आने वाला है। तो ये तो समझ में आ गया
कि ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में क्या है, अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, या ऑब्जेक्ट ये इधर की तरफ रोटेट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने सेंटर पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर इक्वली फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका फोर्स कम हो जाएगा, या इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका फोर्स कम हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में हो सकता है रोटेशन ना हो। दूसरा पॉइंट, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, टॉर्क के लिए कंडीशन में बता रहा हूं। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहला कंडीशन यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए, पहला कंडीशन यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल नॉट बी सेम, वो सेम नहीं होगा। और थर्ड नंबर, जो टू फोर्सेज हैं, टू फोर्सेज मस्ट बी इक्वल बट अपोजिट, इक्वल लेकिन अपोजिट होने चाहिए। यानी कि अगर इसका 5 न्यूटन है तो इसका इसका -5 न्यूटन है तो इसका +5 न्यूटन होना चाहिए। यानी कि F1 अगर +5 न्यूटन है तो F2 कितना होगा, -5 न्यूटन होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए बट अपोजिट होना चाहिए। तो ये टॉर्क की कहानी थी कि टॉर्क होता क्या है, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जो हमेशा ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। जहां पर भी आपको रोटेशनल मोशन दिखे आप समझ जाइएगा वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन कितना है, 0 है। वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन 0 है क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। तो जब रिजल्टेंट फोर्स निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है। और जहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी कि ट्रांसलेटरी फोर्स 0 है, वहां पर ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन क्रिएट हो जाता है, ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में ना? चलिए गुड। इसको तीसरे तरीके से चल रहे हैं समझाने, उम्मीद है वो भी समझ में आएगा आपको। मिटाई से हम थर्ड मेथड, उसके बाद जानेंगे हम कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, स्टेबल का मतलब क्या हुआ टॉर्क में, उसकी कहानी जानेंगे हम। उम्मीद है समझ में आया होगा कि टॉर्क होता क्या है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होना, फोर्स के जिस इफेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। देखिए बच्चों, जानते हैं हम लोग मेथड थर्ड किसके लिए, टॉर्क निकालने के लिए। देखिए सपोज कीजिए एक डाइपोल है, यहां पे चार्ज -q, यहां पे चार्ज +q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2a मान लीजिए। अब देखिए एक फोर्स यहां पे ऊपर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है, एक फोर्स यहां पे नीचे की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। अब लाइन, ये जो हम दोनों फोर्स के बीच के, अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दें, इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो गया ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ABC। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर यहां पे थीटा रहता तो ये परपेंडिकुलर होता। तो थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देखना है, किसका होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनस कितना है, 2a है। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2a साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, तो 2a इंटू साइन थीटा इंटू फोर्स f, तो 2a साइन थीटा इंटू फोर्स इक्वल टू QE। अब 2a और q को एक साथ कर दीजिए, तो 2q इंटू a कर दिए और इंटू e साइन थीटा हो गया। 2q इंटू a या 2a इंटू q, बात एक ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इंटू q इंटू e साइन थीटा।
तो 2a इंटू क्यू मोमेंट किसके बराबर होता है? डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो p इंटू ई साइन थीटा, यानी कि आ गया p क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया। देख लीजिए तीनों कंडीशन में तीनों तरीका से हमारा जो आंसर था वो सेम ही आया। क्या आया? p इंटू ई, यानी कि टॉर्क इक्वल टू होता है p इंटू ई या p e साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट, एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को क्या कहते हैं हम? थीटा कहेंगे। इलेक्ट्रिक, ये डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो होगा, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं इसको, ये थीटा मान लीजिए, ओरिजिनल ये थीटा हुआ, इसके सामने वाला ये भी थीटा हो गया, ठीक है ना? ये डाइपोल हो गया, ये वाला डाइपोल हो गया, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा होगा, इसके सामने वाला भी ये थीटा होगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मिटाए बच्चों इसे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डाइपोल क्या है? तो डाइपोल इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। डाइपोल क्या होता है? फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। वो तभी पॉसिबल होता है जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम ना हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम ना हो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हो, टू इक्वल फोर्स होना चाहिए बट अपोजिट, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों फोर्सेज एक ही लाइन पे नहीं होना चाहिए। फिर ट्रांसलेटरी मोशन कितना होना चाहिए? ट्रांसलेटरी फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी जाके रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। जब ट्रांसलेटरी मोशन 0 हो जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट में फोर्स का दूसरा इफेक्ट क्या शुरू हो जाएगा? रोटेशनल मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, और फोर्स के इसी इफेक्ट को, जिससे ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू होता है, उसको टॉर्क कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम एंड व्हेन टॉर्क इज मिनिमम। अब देखिए क्वेश्चन है पहला कि व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? एंड दूसरा क्वेश्चन इसी में डाल देते हैं, एंड व्हेन इट इज मिनिमम, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा? देखिए टॉर्क इज इक्वल टू होता है Pe साइन थीटा। आपको याद होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, फिर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, ठीक है ना, यानी कि जितना थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है उसमें एंगल भी, जितना थीटा का वैल्यू इंक्रीज, साइन में जो थीटा जितना इंक्रीज होगा उसका वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जाता है? 90 डिग्री तक जाता है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा। तो 2-3 कंडीशन देखते हैं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे मैक्सिमम होता है और कहां पे मिनिमम होता है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क। कंडीशन फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कब होगा? जब मान के ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर जस्ट इसी पर, या ऐसे कहो कि यहां पर डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सेम हो जाए, तो दोनों अगर पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहां पर अगर टॉर्क निकाले हम तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P इंटू ई साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू आपको याद होता है 0 होता है, तो यहां पर टॉर्क कितना आ गया? 0 आ गया। इस कंडीशन में टॉर्क 0 आ गया जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा कंडीशन कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि मान गए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और यहां पर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया,
थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखिए टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री। तो P इंटू ई साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर हो गया P इंटू ई, टॉर्क आ गया P इंटू ई। ठीक है ना। थर्ड कंडीशन कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो तो फिर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक ऐसे हो तो एक ऐसे हो, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा यहां पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर टॉर्क निकालें तो पीई साइन कितना डिग्री 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो P इंटू ई इंटू 0, यानी कि यहां पर भी टॉर्क कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, 270 यानी कि ऐसे है ऐसे है ऐसे, तो ये पूरा थीटा हो गया यहां तक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये डाइपोल हो गया। तो यहां पर जब वैल्यू निकालेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई कितना साइन थीटा, तो P इंटू ई साइन कितना डिग्री 270 डिग्री, तो हो जाएगा P इंटू ई इंटू -1, तो माइनस पीई हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू आ गया -PE। अब क्वेश्चन है कि व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो टॉर्क मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। इस कंडीशन के लिए टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क पूछ रहा है कि व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तब टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना। समझ में आ गया कि व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? मिनिमम के लिए भी आप देख लीजिए, व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, मिनिमम के लिए भी आप देख सकते हैं कब होगा? जब यहां पर एक मिनिमम दिख रहा है और एक 270 पर भी एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहां पर भी मिनिमम दिख रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम इसी पहचान हो जाएगा। 1 क्राइटेरिया 1 2 3 एंड 4 चार कंडीशन दिए हुए हैं। फिफ्थ कंडीशन जो 360 डिग्री होता है वो वहां पर भी वैल्यू कितना होता है 0 होता है। जो थीटा का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अगर रखते हैं तो यहां पर भी टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो एक कंडीशन थे, 5 कंडीशन थे, पांचों कंडीशन मैंने थीटा का वैल्यू रख के बता दिया आपको। अब आप सेलेक्ट कर लेना कि इसमें कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम वैल्यू है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने चल रहे हैं, देखिएगा सब मिटा रहे हैं, बस 0 वाला छोड़ रहे हैं। देखिएगा इसमें एक चीज बताना है, ये भी हटा दीजिए। 0 डिग्री हम छोड़ रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू इसका कितना हो गया 0 हो गया। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहे हैं। देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री है, तो टॉर्क 0 आ गया। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, तब भी टॉर्क कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। यानी कि थीटा का वैल्यू 0, यानी कि दोनों का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। दोनों में देखिएगा कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए और इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो जाए, तो थीटा का वैल्यू 0, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हो जाए, तो यहां पर भी थीटा का वैल्यू 180, तो टॉर्क कितना हो गया 0 हो जाएगा। अब देखिए ये भी रेस्ट पोजीशन में है, ये भी रेस्ट पोजीशन में है, इसमें भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसमें भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है ना। ये भी किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के बाद स्टेबल है और ये अनस्टेबल है।
स्टेबल और अनस्टेबल में समझिए क्या है इसमें। जैसे कि मान गए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि यहां पर कौन सा चार्ज होगा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज होगा और यहां पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। यहां पर माइनस क्यू और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब प्लस क्यू किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, किसकी तरफ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स आएगा, और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और इधर एक ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा। अब इस जो डाइपोल मोमेंट है कुछ देर के लिए सोच लेते हैं हम कि ये डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया इसका डायरेक्शन। स्टेबल और अनस्टेबल समझा रहे हैं। अब एक फोर्स इधर हो गया और एक फोर्स इधर हो गया, ये माइनस क्यू के द्वारा, ये प्लस क्यू के द्वारा। अच्छा, ओरिजिनल पोजीशन क्या था इसका, ये पोजीशन था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अपने पुराने पोजीशन को फिर से आ जाए, जैसे मान गए ये प्लस क्यू के द्वारा फोर्स लगना शुरू होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, और माइनस क्यू के द्वारा फोर्स लगना शुरू होगा तो ये ऊपर की तरफ उठना होगा, जिसकी वजह से ये अपने सेंटर पे रोटेट हो करके ऐसे रोटेट होते 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 फिर से किस पे आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक, ये ऐसे रोटेट होते होते, जैसे मान लिया ऐसे है, ध्यान दीजिएगा यहां पर ऐसे है, ये रोटेट होते 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 फिर से खट से ऐसे आ गया, फिर स्टेबल मोड में आ गया, फिर से इसमें थोड़ा सा हलचल आए, फिर से थोड़ा सा खींच के इसको पीछा अगर हम कर दें ऐसे और छोड़ें तो फिर से ये घूमते घूमते घूमते, क्योंकि प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक आना चाहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को 0 डिग्री पे लाने की कोशिश करता है हमेशा। यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू बी an angle of 0 degree with electric dipole, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल 0 डिग्री बनाने की कोशिश करता है। सिंपल समझिए ना कि मान के ऐसे था, इस लाइन को, ये वाला लाइन को, ये वाला जो लाइन था इसको हमने क्या किया कि हमने ऐसे कर दिया, ये रोटेट हो छोड़ दिया हमने, तो ये ऐसे होते 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 फिर 0 डिग्री हो गया, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, यानी कि टॉर्क 0 हो गया, और टॉर्क 0 हो गया तो रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है। ट्रांसलेटरी फोर्स अगर 0 हो जाए तो रोटेशनल मोशन हो सकता है, यानी कि टॉर्क हो सकता है, लेकिन टॉर्क अगर 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है। तो ये जिस पोजीशन में भी खींच के लेके जाओ, ये फिर वापस अपने रेस्ट पोजीशन में आने की कोशिश करता है, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन इस 180 डिग्री वाले को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्यों? देखिए, मान गए कि 180 डिग्री का एंगल बना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है इधर की तरफ, तो ये प्लस क्यू है, अगर मान गए यहां पॉइंट मान लिए, और यहां पर क्या है, माइनस क्यू है। अब इसको हम रोटेट करके हम इस लाइन को ऐसे बना देंगे, इस लाइन को हम ऐसे बना देंगे, तो ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। ध्यान से देखें, अब ये जो पॉजिटिव होगा किधर जाने की कोशिश करेगा, ई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये माइनस इधर की तरफ रोटेट होना शुरू होगा। अब मान के शुरू में ये रेस्ट कंडीशन में था, ऐसे था, ऐसे कंडीशन में था, हमने इसको थोड़ा सा इसमें हरकत ला दिया, थोड़ा सा इसको मूव करा दिया हमने, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल पोजीशन था उसको थोड़ा सा, ऐसा ओरिजिनल पोजीशन था, इसको हमने थोड़ा सा से टेढ़ा कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव ई की तरफ आना शुरू होगा, यानी कि ऐसे ये मूव करेगा और ये इधर आएगा, यानी कि ये पुराने पोजीशन पर माइनस क्यू था, अगर पुराने पोजीशन पर ये बैक चला जाता तब इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता।
लेकिन इसमें यहां पे पॉजिटिव है तो पुराने पोजीशन पे बैक तो नहीं जा सकता है, ये फॉरवर्ड रोटेट होगा, फॉरवर्ड मूव होगा, फॉरवर्ड रोटेशनल मोशन होंगे इसमें ऐसे रोटेट होगा, तो ये पुराने पोजीशन पे नहीं आ रहा है, ये माइनस क्यू अगर घूम के आता है तो माइनस क्यू यहां आ गया प्लस क्यू के पास। अब प्लस क्यू कहां चला गया, माइनस क्यू के पास चला गया, यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न नहीं आया। लेकिन इसमें प्लस क्यू वापस आकर के प्लस क्यू पे नहीं आया, ऐसा रोटेट होकर के प्लस क्यू यहां पे आ गया और माइनस क्यू यहां पे आ गया, यानी कि पुराने पोजीशन को फॉलो कर रहा है। इसको किधर भी मूव करा दो ये पुराने पोजीशन पर रिटर्न आ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में पुराने पोजीशन पर रिटर्न नहीं आता है, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको यानी कि 0 डिग्री वाले को, ये थीटा कितना था, ये 0 डिग्री के लिए था और ये थीटा कितना डिग्री के लिए था, 180 डिग्री के लिए था। तो इसमें पुराने पोजीशन पर रिटर्न आ जाता है, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बेटा बच्चों कुछ पॉइंट देखिए, कुछ पॉइंट जान लेते हैं। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई, वेयर पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है? अच्छा एक चीज हो कि अगर टॉर्क का कोई यूनिट पूछता है तो क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, यानी कि न्यूटन मीटर होगा। टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ नेट मे और मे नॉट बी जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखें, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो ये जो फोर्स यहां पर एग्जर्ट हुआ, एक फोर्स यहां पे हुआ, तो इस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और टॉर्क भी जीरो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे मान लीजिए एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे हो और यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाए माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टिंग फोर्स नेट फोर्स जीरो होता है, ट्रांसलेटरी फोर्स जीरो होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी फोर्स यानी कि नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये फोर्स ज्यादा हो, ये कम हो, या ये फोर्स कम हो, ये फोर्स ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लास्ट में ट्रांसलेटरी फोर्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर, अ सिंगल फोर्स विल क्रिएट अ लीनियर मोशन। मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि सिंगल फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या क्रिएट करता है, लीनियर मोशन क्रिएट करता है। फोर्थ नंबर, अ कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट रोटेशनल मोशन, द इफेक्ट ऑफ दिस कपल ऑफ फोर्सेस कॉल्ड टॉर्क। पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद फॉर टॉर्क और रोटेशनल मोशन वी नीड टू फोर्सेस, दो फोर्स चाहिए, ठीक है ना, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नेवर बी इक्वल। हमेशा क्या होगा, यहां पर देखिए, अ कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट रोटेशनल मोशन, द इफेक्ट ऑफ दिस कपल ऑफ फोर्सेस कॉल्ड टॉर्क। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि अ लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर बी इक्वल। अगर लाइन ऑफ फोर्स इक्वल हो जाता है, जैसा कि मान लीजिए कि एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इक्वल है, तो इस कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इस कंडीशन में टॉर्क कितना एंगल हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री हो जाएंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? जब 180 डिग्री हो जाएगा, मान के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर P है, ठीक है ना, तो P और E के बीच में अगर 180 डिग्री हो जाए, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक हो जाए, ठीक है ना, तब उस कंडीशन में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे लाइन ऑफ, यहां पर जोड़ दीजिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नेवर बी इक्वल, कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। 6 नंबर, व्हेन टॉर्क इज 0 द बॉडी इज इन न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि टॉर्क जब 0 हो जाए
तो 0 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर क्या होता है, टॉर्क 0 होता है। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कंडीशन में चला जाता है। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री बॉडी इज नॉट स्टेबल। आपको मैं बता चुका हूं, थीटा का वैल्यू रख के उसके उस कंडीशन में स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल कब होता है, 0 डिग्री पर, ठीक है ना। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, 180 डिग्री पर, यानी कि पुराने पोजीशन को वो गेन नहीं कर पाता है, जबकि 0 डिग्री पर वो पुराने पोजीशन को गेन कर लेता है, टारगेट कर लेता है। तो यही ओवरऑल था, आज का पढ़ाई था, यही हम आज पढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एरिया वेक्टर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम होगा। ठीक है बच्चों, तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू बाबू।